हेलो दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाऊँगा ओपैम ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली होता क्या है, तो इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मतलब सारे ही टॉपिक पढ़ेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जितने हैं, एनालॉग में जितने हैं, डिजिटल में जितने हैं। डिजिटल मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊँगा, डिजिटल बाद में पढ़ाऊँगा। बट पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ाऊँगा, एनालॉग पढ़ाऊँगा, ये सब चीज़ें पढ़ाऊँगा। और ये स्पेशली फॉर होगा CSIR नेट और गेट जेस्ट बार्क, इन सब के लिए होगा। और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे क्लास के, मैं इससे पढ़ा रहा हूँ। मेरी दिल्ली की क्लास की ये हैंड रिटन नोट्स हैं। तो मैं शुरू करता हूँ आपको बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर पहले। तो चलते हैं। सबसे पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर शुरू करने से पहले डिजिटल होता है। तो डिजिटल मैं थोड़ा बाद में पढ़ाऊँगा। डिजिटल आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। पहले आते हैं आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक आईसी चिप होती है, एक प्रकार की आईसी चिप होती है। इसका काम जो होता है वो परफॉर्म करता है कंपैरिजन, एम्पलीफिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन इत्यादि, मतलब डिवीज़न, ये सब काम करते हैं। मतलब ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीज़न करना, ये सब काम होता है एम्पलीफिकेशन का। और एम्पलीफिकेशन का आप ये भी जानते होंगे, जैसे कोई इस प्रकार की वेव है और मैं यहाँ पे एक एम्पलीफिकेशन लगा दूँ, एम्पलीफिकेशन यहाँ पे, तो एम्पलीफिकेशन का मतलब एम्पलीफाई होना। ऐसे एम्पलीफाई हो जाएगा हमारा वेव, जो भी इनपुट होगा, ये इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। तो हमारा एम्पलीफाई करना मतलब मॉडिफाई करना, बदलना। जैसे आपने साउंड देखे होंगे, हम धीरे बोलते हैं और उसको एम्पलीफाई लगा देते हैं, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वही एम्पलीफायर होता है। तो बेसिकली यही होता है। अब हम आपको चलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये हेडिंग डाल लीजिए, आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये हेडिंग डाल लीजिए, कंपैरिजन होता है और एम्पलीफिकेशन होता है। एम्पलीफिकेशन में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, ये सब आता है। और वेव फॉर्म जनरेटर भी होता है। ये इन तीनों पार्ट है, मतलब कैटेगरी है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली होता है ऐसे है, मैं आपको बता दूं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस टाइप का सिंबल होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ये इस टाइप का अभी नीचे मिलेगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। ये माइनस, ये प्लस, ये और ये प्लस वी सेचुरेशन, प्लस वी सेचुरेशन होगा। और ये माइनस वी सेचुरेशन होगा। ये आउटपुट होगा और ये इनपुट होगा। इनपुट V1 मान लेता हूँ, V2 मान लेता हूँ। मतलब ये हमारा कंप्लीट ऑपरेशनल एम्पलीफायर का फुल सर्किट है। ये दो डंडी जो है ना, दो डंडी, मैं ऐसे लॉजिकली मतलब बोलूँगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये डंडी बोलते हैं हम, यहाँ पर डंडा है जो V1 V2 जो डंडा है वो इनपुट है। दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। एक आउटपुट का डंडा होता है, दो इनपुट का डंडा होता है, ठीक है। और देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर मैं बात करूँ CSIR के सिलेबस की, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर मैं पढ़ाऊँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो 120 घंटे की क्लास है, इतना बड़ा सिलेबस है, ठीक है। तो सारी चीज़ें नहीं हो सकती मतलब यूट्यूब पे बिल्कुल बाकायदा मतलब पढ़ाया जाए। हम उतना पढ़ाएंगे और इतनी ट्रिक से पढ़ाएंगे और सारी चीज़ें, क्योंकि हमने ट्रिक सीखी है इसलिए हम ट्रिक पढ़ाएंगे, आपको ट्रिक बताएंगे। ट्रिक से पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन करने आना चाहिए, क्योंकि आज तक आपने BSc MSc में न्यूमेरिकल नहीं किए होंगे। तो अब बेसिकली CSIR नेट के पेपर में आपको पता ही है कि सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल करने के लिए थोड़ी ट्रिक की ज़रूरत है। और मैं आपको बाकायदा अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने लगा तो अब पूरी सिलेबस को तो 120 घंटे लगेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है तो 120 घंटे लगते हैं। तो 120 घंटे लगेंगे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उतना ना पढ़ा के, ज़्यादा मैं थ्योरेटिकल नहीं जाऊँगा। बस उतना बताऊँगा जितने से आपके क्वेश्चन हो सके, या थोड़ा बहुत आप जो भी होगा वो लॉजिकली, जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो आप सर्च करके पढ़ लेना, या अपने नोट से या बुक से, ठीक है। ठीक है, फिर चलते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो आप मतलब मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये फुल सर्किट है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है प्लस वी सेचुरेशन और ये माइनस वी सेचुरेशन, ये आपके इनपुट के सेचुरेशन होते हैं। इनपुट के सेचुरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे दो इनपुट मेरा है,
मुझे बोल दिया इनपुट ये है और आउटपुट आप बताइए, प्लस भी सेचुरेशन और माइनस भी सेचुरेशन, ये और ये वैल्यू गिवन होती है ऑलवेज, +15 से लेके -15 या +10 से लेके -10 तक। तो 2 इनपुट दे देंगे और बोलेंगे आपको आउटपुट बताओ। तो अगर कहीं मान लीजिए मैंने मान लिया, एक सेकेंड, मैंने मान लिया कि इनपुट आपका दिए हैं 5 V1 और V2 दिए हैं 2 और सेचुरेशन आपका दिए हैं 15, ठीक। आउटपुट आपका आ गया 20, तो ये गलत होगा, ये 20 आ गया तो ये गलत है। क्यों गलत है? ये एक ट्रिक है और ये इसका कंसेप्ट है कि कभी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट सेचुरेशन से अधिक नहीं आ सकता, इस बात को खासा ध्यान रहे। तो यहाँ पे आपका सेचुरेशन अगर 20 दिया है, +15 से -15 दिया है और आउटपुट 20 आ गया, तो ये गलत है। आपको टिक वहीं पे मारना है, +15 पे ही मारना है। अगर 15 से अधिक आता है आंसर तो ये गेट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं आपको असाइनमेंट से ये क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस बात का खासा ध्यान रहे, बाकी क्वेश्चनों में ये ऐसा आता रहेगा तो मैं बताता रहूँगा आपको, और एक एक क्वेश्चन में कराऊंगा, गेट के, जेस्ट के, नेट के, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने होंगे सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और पूरे नोट्स भी पढ़ा दूंगा मैं आपको इसी पे। ओके, ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन लूप और एक ओपन लूप होते हैं, ये एक ओपन लूप होता है, एक क्लोज लूप होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपन लूप का मतलब होता है कि मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये V1 है इनपुट, ये V2 इनपुट, ये माइनस, ये प्लस, ये सेचुरेशन बना देता हूँ, प्लस V सेचुरेशन और ये माइनस V सेचुरेशन, ये आउटपुट है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इनपुट है, अगर मैंने कोई भी ऐसे इनपुट से आउटपुट का कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट अगर नहीं किया है, कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा वो हो गया, मैं आपको बारीकी समझा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता मैं। ये इनपुट है, अब मैं अभी सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर लिखा था आप जानते हो, तो बस मैं इतना बता दूं कि ओपन का मतलब अगर ऐसे सर्किट है तो ये ओपन है, ठीक है, बस इतना जानिए आप, सिंपली समझिए। अगर ऐसे सर्किट है तो वो ओपन है, अगर क्लोज का बोल दे तो क्लोज ऐसे होता है, एक रेजिस्टेंस इनपुट के डंडी से आउटपुट के डंडे से कनेक्ट हो जाए तो उसे कहते हैं क्लोज, बस। और ओपन, जैसे मैं इस पे आ जाता हूँ, क्लोज किया हूँ तो क्लोज मतलब ये रेजिस्टेंस लगा दिया, इनपुट के डंडे से आउटपुट के डंडे से कनेक्ट हो गया तो ये क्लोज हो गया। तो विद फीडबैक मतलब फीडबैक के साथ, इसे ही फीडबैक कहते हैं। जो ये है ना रेजिस्टेंस, इसे, ये जो रेजिस्टेंस है इसे ही फीडबैक कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें आ गया क्लोज लूप में, और इसी को हम ओपन कर देंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये इसमें कनेक्ट नहीं है ना इनपुट से आउटपुट, तो ये हो गया ओपन। ये विदाउट फीडबैक मतलब इसमें बिना फीडबैक के, ये फीडबैक नहीं है। तो अब 2 टाइप के केस बनते हैं, देखिए। अब जब ये है तो ये बोला ना ओपन लूप विदाउट फीडबैक है, तो कंपैरिजन मतलब कंपेयर करता है, कोई वेव फॉर्म होगा उसको जनरेट करता है, जो आप देंगे उसका वेव फॉर्म जनरेट करेगा। और हमेशा एक बात मैं आपको बता दूं, इस पे गेट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं अभी बोलने वाला हूं एक शब्द, कि ऑलवेज ओपन लूप ऑलवेज स्क्वायर वेव जनरेट करता है, बस। देखिए ये यहाँ पे आपको लिखा भी है, वेव फॉर्म जनरेटर में बेसिकली स्क्वायर वेव जनरेट, ओपन लूप ऑलवेज स्क्वायर वेव जनरेट करता है। अगर क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप देख के ही ऐसे ट्रिक मार सकते हैं आंसर में। ओपन लूप देखेंगे, अगर आप निकालेंगे तो स्क्वायर वेव ही आएगा, बट ओपन लूप देखेंगे और आप सीधे मतलब टिक मार देंगे आप, ठीक है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। और जब वो आएगा फीडबैक आएगा, जैसे विद फीडबैक की बात करेंगे, जब क्लोज लूप की बात करेंगे तो 2 टाइप की होगी, एक निगेटिव, जैसे मैंने ये निगेटिव लिखा था, ये पॉजिटिव लिखा था। तो ये जो निगेटिव है आपका,
ये निगेटिव होता है नॉन इन्वर्टिंग, इस टर्मिनल को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है और इस पर लिखते नहीं बन रहा। ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स इस डंडी को बोलते हैं, ऊपर वाले माइनस वाले डंडे को। प्लस वाले डंडे को बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये आप लिख लीजिएगा, मैंने बता दिया कि ऊपर वाली डंडी को बोलते हैं इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, माइनस वाले को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और प्लस वाले डंडी को बोलते हैं, मतलब ये डंडी, ये इनपुट की बात कर रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं ये नॉन इन्वर्टिंग, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है। अब आती नेगेटिव एम्प्लीफिकेशन, और पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर वेव जनरेटर। अगर जब भी पॉजिटिव एम्प्लीफिकेशन होगा, ये आगे आएगा, नीचे तो मैं बताता हूँ, आगे आता हूँ मैं बताता हूँ। दो टाइप के हो गए, बस ये नाम याद रखिएगा, आप नोट्स मतलब बना सकते हैं। बनाने के लिए आगे चलते हैं, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप एम्प। सिंपल रिप्रेजेंटेशन आपका ये रहा, मैंने बताया था ना आपको कि इसको कहते हैं हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये पूरा सर्किट है, ऊपर निगेटिव है तो इन्वर्टिंग टर्मिनल और पॉजिटिव है तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया। ठीक है, ओके। अब आते हैं ये प्लस वी सेचुरेशन, सॉरी ये यहाँ पे नहीं होता, ये यहाँ पे लगाते हैं, ये प्लस वी सेचुरेशन माइनस वी सेचुरेशन, ये आउटपुट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आपको ये तो जान गए, ये V1 ये V2 जो भी है, आप इसको ऊपर लिख दीजिए, जैसे प्लस वी को ऊपर लिख दीजिए और माइनस वी को नीचे लिख दीजिए, जैसे भी हो। ठीक है, ओके, एक सेकेंड जी। तो आप समझ गए होंगे, ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। आप ऐसे मतलब नोट्स बना सकते हैं, ऐसे हेडिंग डाल के। फिर हम नीचे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ऑप एम्प। ठीक है, अब इसमें आप कर सकते हैं, ये पहला हेडिंग डाल के, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ऑप एम्प मस्ट बी वेरी हाई इनफाइनाइट। वेरी हाई मतलब इनफाइनाइट। अब ये क्या कह रहा है, ये मैं अभी बताता हूँ आपको। ये ऑप एम्प हो गया, ये इनपुट हो गया, ये दोनों डंडी इनपुट है, ये आउटपुट हो गया। ये आपका सेचुरेशन बना दिया मैंने, ऊपर माइनस बना दिया, नीचे प्लस बना दिया। ठीक है, कह रहा है इनपुट रेजिस्टेंस, ये माइनस से प्लस का जो बीच का अंदर का होता है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, एक ये आउटपुट की डंडी पे भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मेरे को बनाते नहीं बन रहा, ये यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और एक यहाँ पे अंदर के रेजिस्टेंस पे, माइनस से प्लस के बीच में, इन दोनों डंडियों के बीच में अंदर साइड में एक रेजिस्टेंस होता है और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। तो ये होते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें जो हैं, देखिए, अब इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ दी ऑप एम्प, ये इनपुट रेजिस्टेंस जो है ना, इनपुट की रेजिस्टेंस यहाँ पे, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ऑप एम्प मस्ट बी वेरी हाई मतलब इनफाइनाइट। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है इतना हाई होता है, मतलब इनफाइनाइट को टेंड करता है वो ऑलवेज। इसीलिए कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट जब भी जाती है तो इनपुट यहाँ से सीधे नहीं घुस जाती और आउटपुट यहाँ मिल जाता है। इस डंडी से होके और इस डंडी से होके ऐसे क्रॉस होके जाती है, तब जाके आउटपुट देता है। कभी भी इनका इनपुट ऑप एम्प के अंदर क्रॉस नहीं करता है, इस बात को खासा ध्यान रहे आपका। वो क्यों नहीं करता, इसीलिए इसीलिए कि इनपुट रेजिस्टेंस इसकी प्रॉपर्टी है, ये लिखा नहीं है हेडिंग, ये प्रॉपर्टी है। तो इसकी प्रॉपर्टी ही यही होती है कि वेरी हाई होता है इसका रेजिस्टेंस, इसलिए जहाँ रेजिस्टेंस रहेगा वहीं तो करंट फ्लो होगा। तो इसीलिए यहाँ से करंट नहीं जाता, ऑलवेज हमेशा करंट ऐसे जाता है, इस डंडी से आता है और ये इस डंडे से होके यहाँ डंडे के पास चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट आती है, अगर कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझे मतलब संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट करेंट इनसाइड दी ऑप एम्प इज़ ऑलवेज ज़ीरो। इनपुट करेंट इनसाइड दी ऑप एम्प इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। इनपुट जो करंट होती है, इनपुट की करंट जो होती है इनसाइड ऑप एम्प में ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो होती है, मतलब अंदर करंट जाती नहीं है, इक्वल टू ज़ीरो होती है।
यही तो मैंने बताया ऊपर से कि यहाँ रजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इसलिए करंट अंदर नहीं जाती, करंट इधर ऊपर से जाती है। ये इन्होंने दूसरी हेडिंग में बोल दिया कि इनपुट करंट इनसाइड द ओप एम्प के अंदर इनपुट जो करंट होती है ऑलवेज इक्वल टू जीरो होती है। ये है प्रॉपर्टी ओप एम्प की, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये दो बात हो गई। अब आते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या कहता है? आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, देखिए द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर मस्ट बी जीरो। अब मैं बात करता हूँ, ये फिगर है ना ये वाली, तो ये तो बड़ी छोटी है, मैं बड़ा फिगर बनाता हूँ, आपको समझने की कोशिश करिएगा। ये सेम ऐसी हैं, ठीक है। ये माइनस हो गया, प्लस हो गया। ये कह रहा है ऑपरेशनल क्या, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ दी ओप एम्प मस्ट बी जीरो। ये रेजिस्टेंस है आउटपुट की, ये ऑलवेज जीरो होती है, ऑलवेज जीरो। ये इसकी प्रॉपर्टी है, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ओप एम्प की ये प्रॉपर्टी है कि ये जीरो होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब ये भी लाइन आप समझ गए होंगे। अब हम निकालते हैं, अब गेन की बात करते हैं। गेन क्या होता है? गेन बेसिकली कुछ होता नहीं है, मतलब कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है, बस आप सबको समझने की देरी है। मतलब ये नॉर्मली मैं बात करूँ तो आता नहीं है ये सब चीज़ें, लेकिन अगर इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए आपको। तो कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर ए, इसे ए से डिनोट करते हैं। गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ए से डिनोट करते हैं। ए इक्वल टू ऑलवेज लिखा जाता है आउटपुट बाय इनपुट, ये जो फार्मूला है। आउटपुट को वी जीरो कहते हैं, इनपुट को वी इन कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रहे, इसको इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी है। तो गेन इक्वल टू होता है आउटपुट बाय इनपुट, ये आपको याद होना चाहिए। आउटपुट इक्वल टू, और गेन ए हो गया, तो अगर आउटपुट में ऐसे लिखूँ, आउटपुट बाय वी इन इक्वल टू ए, ठीक है। तो अब आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए वी इन, ये हो जाएगा आउटपुट इक्वल टू ए वी इन। इसको याद रखिएगा ये फार्मूला, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, कभी गेन दिया जाएगा, आउटपुट बाय इनपुट आपको निकाल के, इनपुट दिया रहेगा तो आउटपुट निकाल लेंगे आप, इस तरीके से पूछ सकता है। तीनों में से दो पैरामीटर गिवन होंगे, एक निकालना होगा आपको, तो इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। चलते हैं, अब आगे चलते हैं। हाँ, और ये जो बात कर रहे हैं, इसकी जो बात कर रहे हैं, वी इन इक्वल टू वी वन प्लस माइनस वी टू इक्वल टू वी वन माइनस वी टू, ये दो इनपुट गिवन है ना, तो इसको हमेशा डिफरेंस निकालते हैं। जैसे पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल ऑलवेज एग्जैक्ट पोटेंशियल कभी नहीं निकलता, एग्जैक्ट पोटेंशियल कभी नहीं निकलता, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं ऑलवेज। वैसे ये है, ठीक है। तो हमेशा हम पहले V1 लिखा माइनस V2 लिखा, मतलब घटा दिया उसमें से, तो ये V1 माइनस V2 हो गया। इनपुट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कुछ मायने नहीं है, ये तो सब इसी नोट्स में भरा रखे हैं सर ने, तो फिर बस बता दिया मैंने आपको। जो ध्यान देना वो मैं आपको बता दूंगा, इम्पोर्टेंट। और जितने भी मतलब मैं बोलूँगा, और जब लेक्चर समाप्त होने वाले होंगे तो उस लेक्चर में क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या याद रखना है, ये मैं आपको बता दूंगा बस, ठीक है। बस उतना आप याद रखिए, क्योंकि ज़्यादा याद रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 9 सब्जेक्ट हैं आपको बता दूं तो, ठीक है। और पार्ट ए को छोड़ के, पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड को छोड़ के 9 सब्जेक्ट हैं, और 9 को पढ़ना मतलब CSIR के लिए अगर पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो इसलिए सारी चीज़ें याद रखना इम्पॉसिबल है। तो बस वही याद रखिए जिससे आपका क्वेश्चन बन सके, बस उतना ही, ठीक है। अब आते हैं आइडियल वैल्यू ऑफ गेन शुड बी इनफाइनाइट। आइडियल वैल्यू क्या होती है? इट इज़ ओपन लूप, सो गेन इतना। ओपन लूप की क्या, जब भी हम, मतलब ये थ्योरेटिकल है, जरा पार्ट मैं बोल देता हूँ वैसे। जब भी ओप एम्प खरीदना जाते हैं मार्केट में, तो वो क्या कहते हैं कि जो हमारा इसका गेन है, ये कह के देते हैं
कि इसका गेन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मतलब जितना ज़्यादा गेन होगा उतने अच्छे वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होंगे। इसीलिए ये कह के मिलता है मार्केट में कि ये बहुत अच्छा मतलब इनफाइनाइट गेन है। तो वही बात है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आइडियल वैल्यू ऑफ गेन शुड बी इनफाइनाइट, इट इज़ ओपन लूप सो गेन इतना A10। ठीक है, वी आउटपुट इक्वल टू, इसको बहुत अच्छे तरीके से थ्योरेटिकल है तो सर ने बहुत अच्छे मतलब तरीके से बताया है। तो मैं नहीं चाहता, ये थ्योरी पार्ट है बहुत ज़्यादा, तो बस इतना आप याद रखिए। तो वी आउटपुट इक्वल टू इनफाइनाइट वी, तो इस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस इसको थ्योरी समझाया गया है बस। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आई होप, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये मतलब रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर जो हमारा ये है आउटपुट ओप एम्प, ये V1 ये V2, वो जो आया है वी आउटपुट इक्वल टू इनफाइनाइट V1 माइनस V2, ये वाली चीज़, इसमें ये वैल्यू यहाँ से गिवन की गई है कि एक बार V1 को बड़ा करके V2 की वैल्यू रखना तो आउटपुट क्या आएगा, प्लस इनफाइनाइट आएगा। ये आप रख के देख भी सकते हो। अगर V1 की वैल्यू, मैंने यहाँ V1 है, मैंने 2 रख लिया और इसकी वैल्यू 1 रख लिया, तो V1 की वैल्यू 2 रखेंगे, इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, तो देखिए V1 ऊपर है, ये ऊपर है, तो 2 माइनस 1 तो 1, तो 1 इंटू इनफाइनाइट 1 यानी प्लस इनफाइनाइट आउटपुट। अब ऐसे V1 लेस देन V2 यानी V2 को आप बड़ा करेंगे तो इसको 2 इसको 1 कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस इनफाइनाइट होगा। समझ रहे ना आप बात को? दोनों इक्वल कर देंगे तो 2 और इसको कर दीजिए 2, तो 2 माइनस 2 कितना, 0 हो गया, तो 0 इंटू इनफाइनाइट अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, इसे बफर सर्किट कहते हैं, इसे माइनस सेचुरेशन कहते हैं, इसे प्लस वी सेचुरेशन कहते हैं। ये सेचुरेशन ये कौन है, ये मैं आपको बता दूं, ये सेचुरेशन यही है। ये सेचुरेशन ये थ्योरी से अब प्रूफ होके आई है। ये सेचुरेशन प्लस वी सेचुरेशन माइनस वी सेचुरेशन। प्लस वी सेचुरेशन कब आएगी ये आपको पता है? प्लस वी सेचुरेशन कब आएगी? जब V1 V2 से बड़ा हो। ये V1 ये V2, जब ये 2 हो ये 1 हो तब प्लस वी सेचुरेशन आएगी। जब ये बड़ा ये छोटा हो तो माइनस वी सेचुरेशन। जब दोनों इक्वल होंगे तो अनडिफाइंड आउटपुट आएगा, बफर सर्किट। इस बात को याद रहिए, पूरी थ्योरेटिकल है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राफ ओपन लूप कैरेक्टरिस्टिक, उसी का ग्राफ बनाया गया है यहाँ पे कि अगर V1 ग्रेटर देन V2 होगा तो ये ग्राफ होगा आपका। वैल्यू रख के आप देख सकते हैं। और V1 इक्वल टू V2 होगा तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, और V1 लेस देन V2 होगा तो ये ग्राफ होगा आपका सेचुरेशन का, प्लस वी सेचुरेशन माइनस वी सेचुरेशन, और ये बफर लाइन है। ठीक है, ये ग्राफ है। इस पर अगर मैं बात करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आधे क्या 1 घंटे लग जाएंगे बेसिकली। इसको ये कैसे आया उसी से, तो इस पर कुछ आता नहीं है, तो इसलिए आप बस इतना याद रखें, ग्राफ ऐसे आता है बस। स्केच दी आउटपुट। अब क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके। अब पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। स्केच दी आउटपुट वेव फॉर्म फ्रॉम द गिवन सर्किट। ये आउटपुट है, ठीक है, ये ओप एम्प है, ये इनपुट है, ये भी इनपुट है, आपको पता है ये भी इनपुट है। 1 वोल्ट DC 2 sin t, ये भी इनपुट है। प्लस वी सेचुरेशन माइनस वी सेचुरेशन, प्लस 15 माइनस 15 दे रखा है, माइनस और ये प्लस, ये तो गिवन ही है, ये आउटपुट है। अब ये कह रहा है कि इनपुट पे 2 ये वैल्यू हैं तो आउटपुट बताइए। ये सब गेट के क्वेश्चन है, गेट के नेट के भी आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आपको कैसे करने हैं मैं बिल्कुल लॉजिकली बताऊंगा, इजी है, ट्रिक भी है, तो अब बिल्कुल ध्यान रखें इस बात को, और याद रहना चाहिए, बस कुछ भी हो याद होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बनाता हूँ एक छोटा सा, ये रेफरेंस पॉइंट है 0, ठीक है। पहले क्या है साइन टी, ये 2 जो होता है ना ये मैग्नीट्यूड होता है, आपको पता होना चाहिए। ये साइन ओमेगा टी अगर आएगा तो ओमेगा, अंदर चल के बात करेंगे, ओमेगा टी अगर आएगा तो ओमेगा जो होगा ये आगे जो होता है वो साइन के वो मैग्नीट्यूड बताता है, और ये जो होगा ये कैपेसिटर सी में यूज करते हैं टी को, तो वहाँ वैल्यू जाती है, ठीक है ना। तो ज़्यादा लोड ना लें आप।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब रेफरेंस टू साइन टी है तो हमने साइन का ग्राफ बना लिया। सॉरी, इसको रेफरेंस पॉइंट से टच करते हुए, ये 2 मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब हाइट मैंने 2 रखा है, इधर भी -2 रखा इसकी। जैसे ये ग्राफ है ना, देखिए ये -2 और ये +2, मैग्नीट्यूड 2 की वजह से। ठीक है, एकदम सिंपली समझिएगा। पहले रेफरेंस पॉइंट ऐसे खींच लेना है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, हाँ, साइन टी का ग्राफ बना लेना है ऐसे। अब आते हैं ये 1 वोल्ट डीसी। 1 वोल्ट का ग्राफ कैसे होगा, आपको पता है 1 वोल्ट का ग्राफ कैसे होगा? 1 वोल्ट का ग्राफ ऐसे होगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ग्राफ ऐसे ही होता है। आपने पढ़ा होगा ग्राफ क्वांटम में, अगर नहीं पढ़ा हो तो फिर मैम ने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, तो ठीक, हाँ, ग्राफ आपने पढ़े होंगे कहीं पे। हाँ ठीक है, तो फिर हम आते हैं, ये 1 वोल्ट आपका ये है। अब क्या करना है आपको, सिंपली रेफरेंस पॉइंट है, आपने वो बना दिया। अब जहाँ पे साइन की जो ग्राफ है, साइन की जो ग्राफ है उसको 1 वोल्ट का ग्राफ जहाँ पे भी टच कर रहा है वहाँ पे क्रॉस कर देंगे। देखिए यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया और यहाँ पे टच किया, टच कर देंगे। फिर नीचे एक आंसर के लिए, ये आउटपुट का सिस्टम है, आंसर के लिए ये वाली लाइन बना लेंगे हम, और इसका जो हमारा ग्राफ का आंसर आएगा वो 15 में आएगा, मतलब सेचुरेशन जो हमारा है +15 से -15 ना, तो हम ये +15 ये -15 रख लिए मैग्नीट्यूड, और मैंने ऐसे लाइन खींच दिया ये। अब ये डॉटेड लाइन मैंने नीचे मिला दिया, मैं अभी एक बार और रिपीट करूँगा, तो ऐसे डॉटेड लाइन नीचे मिला दिया, एक डंडी इधर खींच दिया, एक डंडी इधर खींच दिया, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इस डॉटेड लाइन पे पहले आना है, स्टार्टिंग यहाँ पे पेन रख लीजिए आप। इधर से आप लेफ़्ट देखिए, ऑलवेज लेफ़्ट देखेंगे तो कौन बड़ा लग रहा है, बस इतना पता करिए। लेफ़्ट देखेंगे, हमेशा लेफ़्ट देखेंगे तो कौन बड़ा लग रहा है, बताइए। तो कौन बड़ा लग रहा है, 1 बड़ा लग रहा है ना, क्योंकि इससे जो ये जो चीज़ें हैं, ये साइन वाली स्टार से जहाँ पे मतलब ये क्रॉस किया मैंने, जहाँ पे मतलब दोनों मिले हैं, तो ये तो नीचे आ रही साइन वाली ग्राफ, 1 वाली ग्राफ ऊपर है, तो बड़ा कौन है? अरे ऐसे तो है ना ग्राफ, ये लाइन क्रॉस है और ये 1 की लाइन है, तो ये तो साइन नीचे आ रही है, और इधर देखना है तो यही तो बड़ा हुआ 1। अब 1 बड़ा हुआ तो अब ये देखिएगा 1 किस टर्मिनल पे है, निगेटिव टर्मिनल पे, निगेटिव लिखा है ना, बस सिंपली चेक करने का लॉजिक है, ये ट्रिक है बिल्कुल। निगेटिव है, निगेटिव टर्मिनल पे 1 है ना, तो नीचे से ग्राफ खींच देंगे। देखिए बस नीचे से ग्राफ खींच दिए हम, उसके बाद इसको ऊपर ले जाएंगे। फिर यहाँ से इंटरवल तक ऐसे कांस्टेंट ग्राफ है, कांस्टेंट आता तो यहाँ काट लेंगे, खींच देंगे। फिर यहाँ खड़े होकर लेफ़्ट देखेंगे, तो लेफ़्ट कौन सा बड़ा, साइन वाला ऊपर से है और ये नीचे है, तो साइन किस पे है, साइन किस पे, प्लस पे है, तो यहाँ से फिर प्लस पे है ना, तो ये प्लस ही तो है, फिर यहाँ से नीचे आ जाते हैं। और ये मैंने कहा था कि ये ओपन लूप है, ये आपने देखा, ये नज़र नहीं डाला, ये ओपन लूप है। तो ओपन लूप ऑलवेज स्क्वायर वेव जनरेट करता है, और स्क्वायर वेव होता क्या है, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे स्क्वायर वेव हो, और चाहे ऐसे स्क्वायर वेव हो, चाहे ऐसे स्क्वायर वेव हो, ऐसे स्क्वायर वेव हो, सॉरी, या तो ऐसे स्क्वायर वेव होगा, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड सेम होगा, या तो ये ऊपर से होगा तो प्लस से, या तो ऊपर होगा स्क्वायर वेव, या तो नीचे से होगा, या निगेटिव से होगा। ये हमारा नीचे से है, ये नीचे से स्क्वायर वेव है, ये नीचे से कनेक्ट है ना, तो नीचे से स्क्वायर वेव। बस पूरे ऑप्शन में क्या है, बस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ग्राफ में रहेगा। तो बस आपको क्या करना है कि बस ये पहचानना है कि नीचे से आएगा कि ऊपर से आएगा। अगर पहले तो आप ये क्वेश्चन देखेंगे, ओपन लूप दिखेगा तो आप स्क्वायर वेव के ऑप्शन पे चले जाना है, तो आपको 2 ऑप्शन तो निगलेक्ट हो जाएंगे, 2 ऑप्शन बचेंगे। 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो एक नीचे से होगा, एक ऊपर से होगा। अब इन दोनों को निगलेक्ट करने के लिए आपको ये बनाना ही पड़ेगा, इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ये सॉल्व करके स्टार करके, और आप देख लेंगे, लेफ़्ट साइड में हमेशा देखना है, तो आप देख के बता देंगे स्टार्टिंग कहाँ से होगा, निगेटिव से या पॉजिटिव से। और एक बार मैं और बता दूँ आपको कि ये कैसे होता है, कैसे किया गया। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, बिल्कुल एकदम पेन और पेज छोड़ दीजिए आप, बिल्कुल शांति से सुनिए मेरी बात।
ये क्वेश्चन गिवन होगा। सबसे पहले 2 sin t का ग्राफ बना लेंगे। 2 मतलब मैग्नीट्यूड ऊपर +2 नीचे -2, ये साइन का ग्राफ हो गया, ये आप देख रहे हैं, ये साइन का ग्राफ हो गया। फिर 1 का मैंने ग्राफ बना लिया कांस्टेंट का। जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं उसको कैंसिल कर देंगे, मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, और उससे डॉटेड मिला देंगे नीचे। ये नीचे हमारा इनपुट आंसर का ग्राफ है, तो हम नीचे मिला देंगे ऐसे, ठीक है। अब मिला दिए, तो अब इस पे खड़े हो जाइए पहले। उसके बाद लेफ्ट देखिए, बड़ा कौन है, 1 बड़ा है। 1 किस टर्मिनल पे है, निगेटिव, बस निगेटिव से उठा दीजिए, फिर ऊपर ले जाइए +15 तक। फिर दोनों क्रॉस के बीच में कांस्टेंट है, कांस्टेंट कर गया। अब इसमें बड़ा कौन है, साइन बड़ा है। साइन क्या है, प्लस टर्मिनल, तो प्लस टर्मिनल पे तो है। उसके बाद नीचे ले जाएंगे, प्लस टर्मिनल मतलब आगे ले जाते हैं, फिर नीचे ले जाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, यहाँ से ले जाएंगे, फिर कांस्टेंट से यहाँ देखेंगे क्या क्या बड़ा है, यहाँ पे साइन बड़ा है इस वाले पॉइंट से। तो साइन बड़ा है, तो साइन किस पे है, प्लस पे है, तो बस प्लस ऊपर है तो ऊपर ले जाएंगे। फिर ऐसे ऐसे आगे आता जाएगा। बस हमें बस यही पॉइंट पकड़ना है कि प्लस से शुरुआत हो रहा है कि माइनस से, अगर ओपन लूप है। और स्क्वायर वेव तो बनेगा। और कुछ क्वेश्चन आगे ऐसे हैं जो स्क्वायर वेव नहीं बनेंगे, वो सारे भी क्वेश्चन हैं आगे, वो आपको बनाने पड़ेंगे ग्राफ कैसे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी सारे ग्राफ के क्वेश्चन हैं तो आप कर सकते हैं, मैं आपको मतलब दिखा रहा हूँ। ग्राफ के क्वेश्चन एक ये है, तो आप इसको ट्राई करिएगा इसको। अगर नहीं आएगा तो मैं कल समझाऊंगा। क्या समझाना क्या है इस पर मैं बता ही देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। देखिए ये दिया है, और सॉरी इस इनपुट पर डाटा मिसिंग है। इस इनपुट पे ये वाला ग्राफ गिवन है, ये रेफरेंस पॉइंट से ये वाला ग्राफ इस इनपुट पर, और इस पे 1 वोल्ट डीसी है। यहाँ पे sin t थे ना पीछे, अब इस बार ये है। अब इसको बनाना है, तो सबसे पहले इस ग्राफ को हमने यहाँ पे बना लिया, देख रहे हैं आप, ये बना लिया हमने। फिर 1 वोल्ट डीसी का ग्राफ बना लिया, फिर क्रॉस कर लिया, फिर मैंने ऐसे कर लिया। ये सेचुरेशन कितना है, +15 -15, ये -15 है, और ये मेरे +15 है, ठीक है। इस क्रॉस से मैंने इधर देखा, 1 वोल्ट बड़ा है, 1 वोल्ट कितना नेगेटिव टर्मिनल पर, नेगेटिव मैंने ग्राफ खींच दिया। फिर उसके बाद स्क्वायर वेव ऊपर आएगा, फिर आगे क्रॉस नहीं है, फिर ऐसे चलता चला जाएगा, फिर कहीं आएगा, फिर जाएगा, ऐसे इनफिनिट तक स्क्वायर वेव चलती रहेगी। ये हो गया। ऐसे ही सारे ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे। अब ये आ गया, ये अब मैं आपको कल बताऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन करते रहिए, ये सब गेट के क्वेश्चन, ये 2012 में आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा। ओके।